दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल प्रकाशनम में आपका स्वागत है और आपको बता देते हैं कि बहन अर्चना नागर ने मध्य प्रदेश समिति अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार और नेतृत्व में प्रशासन श्रीमती प्रतिमा बागरी मुलाकात पर आवेदन हेतु दिया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर कई हमारे नेता प्रतिपक्षों ने बताया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। पहले छोटी सी क्लिपिंग देखेंगे, इसके बाद पूरी खबर विस्तार से देखेंगे हम। अंदर से चल मम्मी तो इस तरह से आपने देखा होगा अर्चना नागर ने यह ज्ञापन सौंपा है मध्य प्रदेश के सरकार के लिए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाना चाहिए। और आप बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कब आएंगे आदेश सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए। आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों के रखने के आदेश कब आएंगे, इसको लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 18 सालों से कार्य कर रहे, अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया सरकार ने। और इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की सरकार यूं लंबे समय से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का शोषण कर रही है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 10,000, 14,000 और 18,000 में अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं हो पाया जिसमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की निश्चित 1 तारीख को उनका वेतन डाला जा सके। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और यह धरना प्रदर्शन आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का नियमितीकरण नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करेंगे और इसकी बात को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जल्द से जल्द नियमितीकरण हो सके। और अब वही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई और इस कारण से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक हताश और उदास नज़र होता हुआ आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का भविष्य जल्द से जल्द सरकार सुरक्षित करे और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सके। हमारे मध्य प्रदेश के आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त महोदय ने भी इस बात को उजागर कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही थे जिन्होंने सुरक्षा और शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यहाँ पर स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। यह मामला रतलाम का है और आपको बता देते हैं रतलाम के सरपंच साहब ने वहाँ के स्कूलों को ताला लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे पढ़ाने से क्या मतलब है। एक शिक्षक इतने सारे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में सरपंच के द्वारा ताले लगा दिए गए हैं। वहीं आपको बता देते हैं और जब जिला शिक्षा अधिकारी तक यह बात पहुंची तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि हम जल्द से जल्द अतिथि शिक्षक रखेंगे और उनके भरोसे पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कब तक चलता रहेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं ये तो होना ही था और मध्य प्रदेश के 52 ज़िले में जो भी सरपंच सचिव हैं वो अपने गाँव में जाकर निरीक्षण करें कि पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपस्थित नहीं हैं। तो सभी सरपंच और सचिवों से निवेदन है कि वो अपने अपने गांव में भ्रमण करें और इस जानकारी को पूरा सचेत में लाएं, संज्ञान में लाएं। सरकार को पता लग सके कि कौन कौन से विद्यालय में शिक्षक ही पढ़ाने के लिए नहीं हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को जागना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हालात हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आज तक भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चिल्ला के कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का योगदान कभी भुला नहीं सकता, किंतु आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इसी तरह से आपको बता देते हैं स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं जहाँ पर
सरकारी शिक्षक एक ही दो उपस्थित हैं और अतिथि शिक्षकों का आज इंतज़ार हो रहा है हर विद्यालय में कि कब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी और कब पढ़ाई शुरू होगी। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को इंतज़ार है कि सरकार के द्वारा कब आदेश निर्देशित किया जाएगा और सरकारी स्कूलों में उनको बुलाया जाएगा और जब जाकर पढ़ाई शुरू की जाएगी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार देखते हैं कि अब हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आदेश कब निकालती है और कब अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिससे कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भविष्य सुरक्षित हो सके। और मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मैं पुनः आश्वासित करना चाहता हूं कि आप हताश और उदास बिल्कुल मत होइए, हम लोगों को सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों 2 सितंबर 2023 को जो महापंचायत में घोषणा की गई थी वो जल्द से जल्द प्रारंभ होंगी और उन्हें पूरा करवाने के लिए हमारा मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक सम्मिलित हैं और हमारा धरना प्रदर्शन रोज़ चल रहा है। आज मध्य प्रदेश के धरना प्रदर्शन का 18वां दिन है और हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों का नियमितीकरण नहीं हो जाता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अब देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आगे की वीडियो। विधानसभा में कौन कौन से सवाल उठकर खड़े हुए अतिथि शिक्षकों के हित में। मतलब जो स्कूलों के बच्चे हैं वो राम भरोसे छोड़ रखे हैं और ज्यादातर अब अतिथि शिक्षकों की बात हुई। ज्यादातर जो स्कूल है प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक पिछले 12-15 साल से अतिथि शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं किया जा रहा, बार बार मांग की जा रही। मैं भी इस बजट पर ये कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, या तो इनको परमानेंट कर दिया जाए या फिर एक परीक्षा लेकर के विभागीय स्तर पर इनको नियमित किया जाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी बने हुए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनको ठीक किया जाए, बहुत जर्जर बुरी हालत में है। और जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहां पर ग्रामवार आंगनबाड़ी भवन बनाए जाए और विभिन्न अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए अभी उल्लेख किया है। और इसी बीच बता देते हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों का धरना प्रदर्शन भोपाल के DPI कार्यालय में कंटिन्यू चल रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश का 52 जिले का अतिथि शिक्षकों की बस एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन्होंने 2007 से लेकर आज 2024 चल रही है, पढ़ाते पढ़ाते संघर्ष हो चुका है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की कृपा करे। और इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि कार्यालयों के द्वारा अभी तक इस चीज़ को पढ़ाई ना होने से 20 बच्चों ने छोड़ा स्कूल। आपको बता देते हैं यह खबर जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की है और इस तरह से अभी तक नियमितीकरण की कोई बात नहीं हो पाई। इस कारण से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन भोपाल की धरती पर चल रहा है और यह आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा जब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा। चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं, जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी मैं स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ, अपराधी होऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप अपनी टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा
जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गैंग पाल ली हमने, पानी पिला दो, है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया। ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना फूट गई और एसओजी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूं कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर हर राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं। कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पे वो पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा। आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूं, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूंगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे है? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। दुर्भाग्य हमारा, जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो रोज के रोज पोक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देखे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है? और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमजोर कर दी है
कि जहां बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं है। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।